काश की पेड़ बोल पाते तो उनका भी एक काश होता। काश की पेड़ बोल पाते तो उनका भी एक काश होता कि काश वे चल पाते तो कहीं और चले जाते, पर यूं ना कभी उखाड़े जाते। किसी की लाश मिली है, वो गांव से लापता है, उसे जंगल में आने का बुलावा आया है। ये आम बातें हैं उस क्षेत्र के लोगों के लिए जिन्होंने बचपन से ही एक ऐसे गांव और कस्बे को देखा है जो शाम होते ही सहम उठता है और जहां दिन में साए साए सन्नाटे की आवाज आती है। यहाँ लोगों की चीखें जंगलों में खो जाती है, दर्द से कराती आवाज पहाड़ों से टकराकर लौट आती है। कोई सुनता भी है तो अनसुना कर निकल जाता है। क्या वो बता पाएंगे कि चिंकी या चाइनीज बोलने पर दिल किस तरह पसीजता है, या ये बता पाएंगे कि कोई एक तक घूरता है तो कितनी असहजता होती है। भेदभाव का वो घूर जो हमने पिया, तिरस्कार भरी जिंदगी जो हमने जिया, इनकी अभिव्यक्ति हम नहीं तो और कौन करेगा। फर्स्ट पीपल इंडिया, हम हैं आदिवासी। जी, मेरा नाम सोनी रंजू है। मैं अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले का रहने वाला हूँ। मेरी जो जनजाति है वो नुक्ते की उप जनजाति है, ओलो कहते हैं इसमें। और मैं वर्तमान में राजीव गांधी विश्वविद्यालय ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में शोध कार्य में रत रचना की। आज 9 नवंबर 2025 में जो जयपाल जुलियस अन्ना साहित्य पुरस्कार है उससे मुझे सम्मानित किया गया है। उसमें सम्मानित हुए रचना का नाम है वो केवल पेड़ नहीं है। ये मेरी पहली रचना है और इस रचना में कोई एक विषय केंद्र में नहीं है। इसमें विभिन्न विषय हैं, जैसे स्त्री संबंधित विषय हैं और अरुणाचल पूर्वोत्तर की जो समस्या है उस पर केंद्रित इत्यादि। जो मेरी जनजाति है ओलो, वो जैसे मैंने बताया अभी, नुक्ते एक प्रमुख जनजाति है अरुणाचल प्रदेश में, उसकी एक उप जनजाति है। और ओलो जनजाति की अभी जनसंख्या भी लगभग मेरे हिसाब से 10,000 से नीचे ही है। और इसमें कुल 13 या 14 गांव हैं जो तिरप जिले के अंदर ही आते हैं। इसमें दो या 3 सर्कल के अंदर आते हैं। मुख्यतः लाजू सर्कल में ज़्यादातर गांव आते हैं। जैसे मेरी जो पढ़ाई हुई वो हिंदी साहित्य में हुई और मैं बेसिकली मेरे पिताजी नौकरी में हैं, पुलिस की नौकरी में, तो हम इधर उधर हमारा तबादला होता है। पिताजी जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ। तो इस कारण मेरी जो गांव से जुड़ाव थोड़ा, मतलब जुड़ाव तो रहा है लेकिन उस गांव में रहना नहीं है। इसलिए मेरी जो अभिव्यक्ति है वो हिंदी साहित्य, क्योंकि मैंने हिंदी साहित्य को पढ़ा है और अभी भी उस पर काम कर रहा हूँ। लेकिन जो मेरी अपनी भाषा है उसमें मेरी अभिव्यक्ति खाना खाने वक्त के बाद वाला जो खाना अभी पेट भरा ना अच्छा से, उसमें अभी मेरी अभिव्यक्ति नहीं है। अब मुर्गा और मछली लड़ाई नहीं करेगा। भाषा है उसमें मेरी पकड़ उस तरह से नहीं है कि मैं साहित्य कर चलिए, धन्यवाद। क्या वो बता पाएंगे कि चिंकी या चाइनीज बोलने पर दिल किस तरह पसीजता है, या ये बता पाएंगे कि कोई एक तक घूरता है तो कितनी असहजता होती है। भेदभाव का वो घूर जो हमने पिया, तिरस्कार भरी जिंदगी जो हमने जिया, इनकी अभिव्यक्ति हम नहीं तो और कौन करेगा। क्या वो बता पाएंगे कि जब किसी के आत्मसम्मान का गला घोट दिया जाए, बीच सड़क पीटा जाए तो मन सहम जाता है। वह अनुभव कैसा होता है, इसकी अभिव्यक्ति हम नहीं तो कौन करेगा। सिर्फ अलग दिखने पर कोई तुम्हें मनुष्य ही ना समझे तो कैसा लगता होगा। ऐसे माहौल में भेजते वक्त परिवार वालों पर क्या बीतती होगी। इन सब की अभिव्यक्ति हम नहीं तो कौन करेगा, और कोई करे भी तो हमसे बेहतर कौन करेगा। इसी क्रम में एक और कविता मैं पढ़ना चाहता हूँ आप लोगों के समक्ष। ये मेरे क्षेत्र विशेष के बारे में है। वहाँ एक बड़ी समस्या है, आतंकवाद की समस्या। मेरा जो क्षेत्र है वो
नागालैंड की सीमा पर है। तो जो नागालैंड में, आप लोग नागालैंड की स्थिति से वाकिफ होंगे कि वहाँ एनिसियन का बहुत प्रभाव है। हालांकि वहाँ के लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं, मगर कई लोग त्रस्त भी हैं, वो बीच में फंसे हुए हैं। वो इंडियन आर्मी और एनिसियन के बीच में फंसे हुए हैं। वो अपनी अभिव्यक्ति नहीं दे पाती। लोगों को लगता है कि हाँ, सब वहाँ जितने भी लोग हैं सब उसके सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, उनकी मांगे जायज है, लेकिन उन्होंने जो रास्ता चुना है वो गलत है, जिसकी वजह से हमारे लोग बहुत शोषित होते हैं। तो उसी पर ये कविता है। कविता का शीर्षक है खौफ। किसी की लाश मिली है, वो गांव से लापता है, उसे जंगल में आने का बुलावा आया है। ये आम बातें हैं उस क्षेत्र के लोगों के लिए जिन्होंने बचपन से ही एक ऐसे गांव और कस्बे को देखा है जो शाम होते ही सहम उठता है और जहां दिन में साए साए सन्नाटे की आवाज आती है। यहाँ लोगों की चीखें जंगलों में खो जाती है, दर्द से कराती आवाज पहाड़ों से टकराकर लौट आती है। कोई सुनता भी है तो अनसुना कर निकल जाता है। यहाँ थाने में सिपाही, ऑफिस में ऑफिसर और बॉडीगार्ड सहित मंत्री की यूं ही हत्या हो जाती, पर कोई नहीं आता, बस खबर आती है और बस खबर आती है। भाई से किए वादे, बहन की लगाई उम्मीद, पिता की अरमान, माँ की खुशियां और एक प्रेमिका की उम्र भर के सपने तब बिखर जाते हैं जब एक सिपाही के घर मौत की खबर आती है और बस खबर आती है। तभी काली घनेरी रात में किसी ने मुंह भींच कर जंगल में पटक दिया। सामने देखा तो निकली चीख, चाचा आप। ऐसी में क्या थी मजबूरी हथियार बंद से जा मिलने की? क्या थी वो वजह बेरोजगारी या उन पर दबाव था भारी? क्या उन्हें उकसाया गया था या उन्हें भी उठवाया गया था? क्या वे शौक से गए थे या उन्हें धमकाया गया? हजारों सवालों से घिरा मन, पर खौफ के सन्नाटे में सिहर रहा ये तन। कुछ पूछ नहीं पाया, सवाल सब धरा का धरा रह गया। देख कर ये सब सूख सा गया सब सागर। खाली हो गए विचारों की पोटली, स्तब्ध हूँ, बेचैन हूँ। सवाल कहीं पर जवाब कुछ नहीं, देखता हूँ जब भविष्य की ओर, अंधकार निरा अंधकार। और आखिर में एक आखिरी कविता पढ़ूंगा जिस पर आधारित मेरा ये शीर्षक है काव्य संग्रह का। समय है ना? जी धन्यवाद। तो आखिरी कविता का शीर्षक है सड़क, और मुझे जहाँ तक मेरी समझ है इसी कविता से शीर्षक जो लिया गया है, प्रेरित है। कविता कुछ इस प्रकार है। काश की पेड़ बोल पाते तो उनका भी एक काश होता। काश की पेड़ बोल पाते तो उनका भी एक काश होता कि काश वे चल पाते तो कहीं और चले जाते, पर यूं ना कभी उखाड़े जाते। दुखद है किसी पेड़ का उखड़ जाना, दुखद है किसी पेड़ का उखड़ जाना, मानो घर के किसी बड़े का गुजर जाना। घर के बड़ों की तरह ही तो था जो हमारा ख्याल रखता था। धूप में छांव, भूखे को फल, स्वच्छ हवा देता था, पर बदले में कुछ मांगा नहीं कभी। कितना कुछ बदलते देखा होगा उसने, पर क्या पता था कि ये बदलाव उसके जड़ों तक आएगा और उसे उखाड़ ले जाएगा। खोजता रहा होगा अपने अंतिम समय में उस शख्स को जिसने उसका बचपन देखा, उसे सींचा, लकड़ियों की बाड़े से उसकी रक्षा की, उसे खाद दिया, पानी पिलाया, जो उसके साथ खेलता होगा। थक कर बैठ जाता होगा, अब नहीं बचा कोई जो उसकी रक्षा करे, अब नहीं जरूरत उसकी। वो केवल पेड़ नहीं था, चिड़ियों का घर, पंथी का आसरा, बच्चों का क्रीड़ा स्थल, बुजुर्गों का सेवा सदन, सब वही था। अब खाली सी लगती है वो जगह, देखता हूँ बार बार पक्षी का लौट जाना। अब पंथी को कुछ दूर और चलना पड़ता है छांव पाने के लिए। उसके चबूतरे में खेलते बच्चों ने आज खोज लिया है कोई और ठिकाना। जाने और क्या क्या दिखाएगा गांव में सड़क का। आधुनिकता के नाम पर उस सड़क से नेटवर्क, अनाज, शिक्षा तो आई,
और मौलिकता, प्रकृति, मासूमियत सब जा चुकी है उसी सड़क से। धन्यवाद। जोहार।